am Ravindra Kumar Behera. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the types of vector. Yes or no? Today we are going to discuss about the resolution of vector. How a vector is split into two different components and how can you get the original vector from that of the splitted part. This is the discussions. So what we will discuss, क्या आज हम डिस्कशंस करेंगे ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है ना, एक वेक्टर को हमको इसके स्प्लिट करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पे. द प्रोसेस इन व्हिच द वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू इट्स डिफरेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स and again we will get the original vector by joining these rectangular components are known as resolution or is known as resolution of vector. क्या है इसके बारे में समझो जरा सा. पहले हम 2D के लिए हम डिस्कशंस करते हैं. 2D एक्सिस के लिए मान के चलो कि ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर और ये इस तरह कुछ है ओरिजिन से, मान के चलो ऐसा समझ में. तो जाहिर सी बात है इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस में होगा और कुछ इफेक्ट वाई एक्सिस में होगा. क्यों होगा? एक एग्जांपल देखो. मान के चलो मैंने तुमको बोला कि ग्राफ में 3 और 4 को पॉइंट को रिप्रेजेंट करो. 3 और 4 को रिप्रेजेंट किया, तुमने कैसे किया ना, एक्स एक्सिस में 3 चले गए, वाई एक्सिस में 4 चले गए. मान के चलो तुम्हारा ये पॉइंट आया मेरा, ये पॉइंट पी पॉइंट आया मेरा 3 और 4. कहां से आया भाई? ओरिजिन से आया. कहां से आया ना? ओरिजिन से. इसको मैंने ज्वाइंट किया तो ये मुझे मिला 3 और 4. आया समझ में? तो इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर हुआ, इसका कुछ इफेक्ट एक्स एक्सिस में, इसका इफेक्ट और एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू है 3 मीटर और वाई एक्सिस में इसका वैल्यू है 4 मीटर. आया समझ में? लास्ट क्लास जब मैंने यूनिट वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था कि एक यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम क्या लेंगे? आई कैप लेंगे. यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे? आई कैप लेंगे. अच्छा, एक्स एक्सिस में इसका वैल्यू क्या है? 3 मीटर है. तो ये क्या आ जाएगा? इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस में 3 आई कैप. ओके. अब वाई एक्सिस में इसका वैल्यूज क्या है? 4 मीटर. इसका वैल्यूज क्या है? 4 मीटर. तो वाई एक्सिस के 4 मीटर मतलब क्या लिखेंगे हम? 4 जे कैप लिखेंगे. जे कैप लिखा तो इसका मतलब डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस. अब इन दोनों को यहाँ पे प्लस साइन देंगे तो ये हो गया मेरा वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन. ये ए वेक्टर को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया ना, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे वेक्टर प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन पे वेक्टर. इसका मतलब ये नहीं कि 3 को 4 से ऐड कर लो 7 लिख लो, नहीं. ये वेक्टोरिकली लिखा गया है, वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन है. हम सिर्फ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट को एक्स एक्सिस से ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वाई एक्सिस का कंपोनेंट को वाई एक्सिस के कंपोनेंट के साथ आर या सब्ट्रैक्शन करेंगे, जैसे हम वहां पे पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे. पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर का क्या हुआ? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. तो ए वेक्टर का एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होता है 3 आई कैप और वाई एक्सिस का कंपोनेंट होता है 4 जे कैप. ये जो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट आता है, इसी को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. आया समझ में? ओके. अब इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं. जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मान के चलो इसी ए वेक्टर का एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट आता है जिसका नाम है एक्स और वाई एक्सिस में जिसका एक नाम है वाई एक्सिस में एक कंपोनेंट आता है इसका नाम है ए वाई. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. और ये पैरेलल है तो ये भी ए वाई हो जाएगा. और इसका नाम ओ है, इसका नाम पी दे दो, इसका नाम के दे दो. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. ए वेक्टर का 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस में जिसका नाम है एक्स और एक का नाम है वाई एक्सिस में जिसका नाम है ए वाई, मैंने डायग्राम पे रिप्रेजेंट किया. आया समझ में? मान के चलो कि ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल कर रहा है. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लो, यहाँ पे ओपीके, ट्रायंगल ओपीके एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ऐसा समझ में? तो यहाँ पे 2 चीज निकालो, साइन थीटा निकालो और कॉस थीटा निकालो. साइन थीटा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कौन है? ना पीके. हाइपोटेन्यूज कौन है? ना ओपी. मुझे पीके का वैल्यू चाहिए, दैट इज इक्वल टू ओपी साइन थीटा.
तो पीके का वैल्यूज क्या है भाई ए वाई, ओपी क्या है भाई ए, ओपी क्या है, यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ। तो cos थीटा कैसे निकालेगा ना, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ना ओके, बेस क्या है ओके बाई हाइपोटेन्यूज है ओपी, तो ओके इक्वल टू क्या हो गया ना ओपी cos थीटा, ओके इक्वल टू ओपी cos थीटा, ओके मेरा x है, ओपी मेरा a है, a cos थीटा, तो x मेरा क्या आ गया a cos थीटा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ना इसमें कुछ डाउट से, ना इसमें कुछ डाउट से, ax इक्वल टू क्या आ गया मेरा a cos थीटा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो a वेक्टर है, ये जो a वेक्टर है इसका x एक्सिस में कंपोनेंट है a cos थीटा और y एक्सिस में कंपोनेंट है a sin थीटा। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना। देखो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसका x एक्सिस का कंपोनेंट मतलब ax i क्या प्लस उसका y एक्सिस का कंपोनेंट मतलब ay j क्या, ax i क्या प्लस ay j क्या। ax की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a cos थीटा i क्या, ay की जगह मैं लिख सकता हूं a sin थीटा j क्या, ये हुआ मेरा a वेक्टर, ये हुआ मेरा a वेक्टर। आया समझ में, अरे हाँ या ना। तो a वेक्टर इक्वल टू क्या आया a cos थीटा i क्या प्लस a sin थीटा j क्या। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। ओके अब इसका जो एंगल्स है ये बात निकालते हैं, एंगल्स के लिए उसी ट्रायंगल, अच्छा ये मैं मिटा देता हूं इस सबको, ये जो एग्जांपल मैंने दिया था, उसी ट्रायंगल ओ के पी पे चलो, ये ट्रायंगल मेरा ओ के पी है, वाह। तो ट्रायंगल ओ के पी में मुझे tan थीटा निकालना है, tan थीटा जो कि मेरा डायरेक्शन देगा, tan थीटा मुझे क्या देगा डायरेक्शन देगा। tan थीटा क्या निकलेगा ना, tan थीटा है मेरा pk बाई ओके, तो tan थीटा हो गया मेरा ay बाई ax। आया समझ में कि नहीं, tan थीटा मेरा आ गया ay बाई ax। सुनो जरा यहाँ पे एक ट्रिक्स में बताता हूँ। अच्छा एक और एक चीज हम कर लेते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, मैंने क्या किया x का स्क्वायर किया, सुनो जरा, इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया ay का, मतलब लेफ्ट साइड ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया। तो x का स्क्वायर का मतलब क्या है भाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया मेरा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आया समझ में कि नहीं, दोनों को स्क्वायर किया, दोनों को ऐड किया, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ से कॉमन गया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आया a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, तो यहाँ से स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला आएगा मैग्नीट्यूड, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा ना x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट। आया समझ में कि नहीं, x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट। आया समझ में, ये था मेरा a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे आता है ना, इसका यूनिट वेक्टर है हमारा, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था कि a वेक्टर बाई a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये था हमारा फॉर्मूला। तो a वेक्टर मेरा क्या है, ये मेरा a क्या है ax का i क्या प्लस ay का j क्या डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर, ये मेरा क्या है a क्या यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग a वेक्टर। देखो मैंने क्या किया, पहले ये वेक्टर को दोनों पार्ट से डिवाइड किया, मतलब दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट किया, कौन कौन ना ax और ay। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब उसका जो कंपोनेंट्स दोनों एक्सिस में आएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस में आएंगे। तो ये दो कंपोनेंट्स आया, ax एक आया, एक ay आया। ओके
अब दोनों को वैल्यूज मैंने लिया और दोनों को फिर से ज्वाइन किया, ax i कैप प्लस ay j कैप करके ये मेरा वैल्यूज आया। आया समझ में कि नहीं? a वेक्टर इक्वल टू a cos थीटा i कैप प्लस a sin थीटा j कैप। ओके, अब यहां से मैंने डायरेक्शंस निकाला, tan थीटा निकाल लिया। अब यहां से जो a वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला। a वेक्टर का क्या आया ना, x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डोंट वरी, कैसे निकालेंगे ना भाई, आई कैप कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ओवर, वाह, एक्स एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? एक्स एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर। आ रहा है समझ में ना? हाँ, तो ये हो गया और ये था मेरा यूनिट वेक्टर, वेक्टर वाई उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इंपोर्टेंट है, ये डायरेक्शन पार्ट है, ये मैग्नीट्यूड पार्ट है। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे ना, एक्स एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। वाह, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, मैं दिखाता हूँ, इसका एक ट्रिक्स दिखाता हूँ कैसे निकालोगे। चलो ये सारी चीज लिख लो स्क्रीन को पॉज करके। देखो ये बात जो है a cos थीटा a sin थीटा, ये कैसे निकालोगे? सुनो, यहाँ पे थीटा कौन सा कंपोनेंट को टच किया है? देखो थीटा तो मेरा a वेक्टर के साथ किसी का एक एंगल बनेगा। किसके साथ एंगल बन रहा है? ax के साथ, मतलब थीटा ax को टच किया है। ay के साथ ये एंगल नहीं बना रहा है, ay के साथ कुछ दूसरा एंगल बनेगा। तुम बोल सकते हो सर 90 माइनस थीटा, हाँ 90 माइनस थीटा बनेगा, वो बाद में लिखेंगे। ये थीटा जो किसके साथ बन रहा है? ax के साथ। आया समझ में कि नहीं? थीटा जिसके साथ एंगल बनेगा उसका cos थीटा ले जाओ, ओरिजिनल वेक्टर का cos थीटा ले जाओ। देखो यहाँ पे ax थीटा इसके साथ एंगल बनेगा, जिसके साथ एंगल बनेगा उसका cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसका sin थीटा। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका cos थीटा, जिसके साथ नहीं बना रहा है उसका sin थीटा। देखो कोई कंपोनेंट इस तरह आ जाएगा, ये एक वेक्टर है और ये उसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये उसका और एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। आया समझ में कि नहीं? ये मैं बोल रहा हूं, मान के चलो कि ये बी वेक्टर है और ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है। पूछा कि B1 कितना निकालो, B2 कितना निकालो, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया है। B वेक्टर ये है और ये थीटा एंगल है, B1 के साथ बना रहा है, तो B1 कितना निकालो, B2 कितना निकालो। यहाँ पे इतने सारे चीज करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने बोला, ट्रिक्स क्या मैंने बोला भाई, थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो cos थीटा आएगा, थीटा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो cos थीटा आएगा। तो इसका मतलब B1 के साथ एंगल बना रहा है वो B वेक्टर का cos थीटा आएगा, मतलब B1 इक्वल टू B cos थीटा। जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है उसका sin थीटा, B2 इक्वल टू B sin थीटा। क्या समझ में आ रहा है ये बात? क्या समझ में आ रहा है ये बात? अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत है? B1 B cos थीटा, B2 B sin थीटा। हुआ? अरे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे भी जो भी एंगल दिया जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तुम निकाल सकते हो जिसके साथ थीटा बना रहा है उसको cos थीटा, जिसके साथ थीटा नहीं बन रहा है उसका sin थीटा। आया समझ में? ये मेरा ट्रिक से बताने की, वेक्टर का cos थीटा, वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाइड विद cos थीटा, किसके साथ ना, जिसके साथ एंगल बना रहा होगा, जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा होगा ओरिजिनल वेक्टर मल्टीप्लाइड विद sin थीटा। आया समझ में? और दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। आया समझ में? ओके। अब हम 2D में क्या दिखे, 2D में दिखे कि A वेक्टर का दो कंपोनेंट था, ax i क्या प्लस ay j क्या, जिसको हम लिख सकते थे A वेक्टर इक्वल टू a cos थीटा i क्या प्लस a sin थीटा j क्या। आया समझ में कि नहीं? ओके। अब A वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आया था ना, अच्छा ऐसे लिखते हैं, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आया था कि ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट, और a का यूनिट वेक्टर आया था x का i क्या प्लस ay का j क्या डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर रूट। ये तीन फॉर्मूला मेरा आया था, ये 3 या 4 फॉर्मूला मेरा 2D में आया था। अब एक 3D में देखते हैं, 3D में उसी तरह लिखेंगे। देखो 3D में कैसे लिखते हैं कि 3D में मेरा क्या हो जाएगा, x एक्सिस आएगा, y एक्सिस आएगा और z एक्सिस आएगा। क्या क्या आएगा? x एक्सिस आएगा, y एक्सिस आएगा, z एक्सिस आएगा। 3D एक्सिस में क्या होता है, a वेक्टर इक्वल टू ax का i क्या प्लस ay का j क्या प्लस az का k क्या।
3D में ये आता है एक्स का आई क्या प्लस ए वाई का जे क्या प्लस ए जेड का के क्या। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स की जगह हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे कैसे होता है, एक डायग्राम में बनाता हूं और इसका पहले मैग्नीट्यूड ले लो। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर का रूट, है समझ में। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा ना, एक्स का आई क्या प्लस ए वाई का जे क्या प्लस ए जेड का के क्या डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ये था मेरा ये। अब इसका जो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म पे कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूं तुम लोगों को। देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। मान के चलो कि ये मेरा कुछ वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। सुनो जरा यहाँ पे हर एक्सिस के साथ एंगल लगे। वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। क्या समझ में कि नहीं। अब जो हम ए वेक्टर लिखेंगे, जब हम ए एक्स लिखेंगे तो इसका जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक्स एक्सिस में क्या होगा एक्स, वाई एक्सिस में क्या होगा ए वाई, जेड में क्या होगा ए जेड। तो जब एक्स लिखेंगे क्या लिखेंगे, एक्स अल्फा एंगल बना रहा है, एक्स के मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है अल्फा एंगल। तो क्या लिखेंगे हम उसको, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसका कॉस लेंगे, तो ए कॉस अल्फा। देखो यहाँ पे अच्छी तरह से दिखो, जो मैं बोला कि एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा एंगल वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर अल्फा एंगल बनाएगा तो उसका हम क्या लेंगे ए कॉस अल्फा। आया समझ में, ओके। ए वाई के साथ कितना एंगल बना रहे बीटा, तो उसका कॉस लेंगे किसका, ए वेक्टर ए वाई के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो उसका हम कौन क्या लेंगे कॉस लेंगे, कॉस बीटा लेंगे। आया समझ में। यहाँ पे साइन नहीं आएगा क्योंकि ये सबके सबने साथ एंगल बना रहे हैं। आया समझ में, ओके। तो एजेड क्या आएगा ना ए कॉस गामा, क्योंकि इसके साथ गामा एंगल बना रहा है। तो ये वाला जो वैल्यूज है ए वेक्टर इक्वल टू एक्स का आई क्या प्लस ए वाई का जे क्या प्लस ए जेड का के क्या। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस अल्फा का आई क्या ए कॉस बीटा का जे क्या प्लस ए कॉस गामा का के क्या। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a vector in terms of rectangular components in 3D axis। आया समझ में। अरे हाँ या ना, ये 2D था ये 3D था, ये उसका मैग्नीट्यूड ये उसका, ये मैग्नीट्यूड 2D में, ये मैग्नीट्यूड 2D में, ये यूनिट वेक्टर 2D में, ये 3D में यूनिट वेक्टर। आया समझ में। चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, 2-3 न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सिंपल सा चीज है, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे भाई, एक्स एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस कंपोनेंट का स्क्वायर। ये जो 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप है, इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, 5 आई कैप प्लस ऑफ माइनस 3 जे कैप प्लस ऑफ 2 के कैप, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 4, तो क्या आएगा ये वाला 38 का स्क्वायर रूट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया समझ में कि नहीं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट 38। आया समझ में। अब ए कैप मेरा क्या हो जाएगा ना, फॉर्मूला क्या है ना, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या है ना 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 38। दिस इज द वैल्यू। आया समझ में। अरे हाँ या ना, ये मैग्नीट्यूड पार्ट और यूनिट वेक्टर कैसे आया निकल में, समझ में आ गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है, उसका वैल्यूज दिया गया है 0.4 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप इज ए
unit vector is a unit vector, find lambda, find lambda। है समझ में क्या मैंने लिखा कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जिसका वैल्यूज क्या दिया गया है ना 0.4 आई क्या प्लस 0.6 ए क्या प्लस लैम्बडा के क्या। देन लैम्बडा का वैल्यूज तुमको फाइंड आउट करना है। देखो बहुत इजी है। अगर ए वेक्टर मेरा यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 1 होगा। ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। तो 0.4 का स्क्वायर, अब ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, आई कैप कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप कंपोनेंट का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1। बोथ साइड से स्क्वायरिंग हटा दो, सॉरी स्क्वायर रूट हटा दो स्क्वायरिंग करके। इसको स्क्वायरिंग किया तो ये 1 आया, इसको क्या आएगा तो 0.16, ये आएगा 0.36 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से। ओके, तो लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.16 माइनस 0.36। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1 माइनस 0.52, तो लैम्बडा का स्क्वायर आएगा 0.48। तो लैम्बडा मेरा आ जाएगा 0.48 का स्क्वायर रूट। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। आया समझ में कि नहीं? दिस विल बी द आंसर्स। ओके ठीक है, तो इसे लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है one of the rectangular component, one of the rectangular component, one of the rectangular component of a force of 65 Newton is 25 Newton. Find the other rectangular component. Find the other rectangular component. Find the other rectangular component. हमने जो दो क्वेश्चंस किया पहले वो था मेरा मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के साथ हमारा लेना देना। अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। One of the rectangular component of a force of 65 Newton is 25 Newton. Find the other rectangular component. तो क्या दिया गया है मेरा ओरिजिनल फोर्स का वैल्यूज क्या दिया गया है भाई 65। ओरिजिनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मुझे दिया गया है 65 और उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का वैल्यूज क्या दिया गया है 25। मान के चलो भाई Fy लो Fx लो कुछ भी तुम्हारे हिसाब से ले लो। मान के चलो कि ये मेरा F वेक्टर है, आया समझ में कि नहीं? ओके, अब ये इसके साथ कुछ एंगल कर रहा है और इसने तुमको नाम दे दिया Fx और इसको तुमने नाम दे दिया, अच्छा इसको F1 ले लो, इसको F2 ले लो, आया समझ में? तो ये F1 मान के चलो कि F2 का वैल्यूज दिया गया है 25 न्यूटन, आया समझ में? तुमको पूछा गया है भाई F1 निकालो। अच्छा, अगर ये थीटा एंगल F1 के साथ बना रहा है तो F2 का वैल्यूज क्या हो जाएगा? क्या मैंने बोला? जिसके साथ एंगल बनाएगा उसी का cos थीटा, जिसके साथ नहीं बनाएगा उसका sin थीटा। तो F2 इक्वल टू क्या बन जाएगा ना F sin थीटा। F2 का वैल्यूज क्या है 25, F का वैल्यूज क्या है 65, ये आ गया मेरा sin थीटा। तो sin थीटा क्या आ जाएगा ना 25/65। तो sin थीटा मेरा क्या आ जाएगा ना 5/13। sin थीटा क्या आ जाएगा मेरा 5/13। सुनो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल मेरा थीटा हो रहा है, एक राइट, ये इसके साथ कंपेयर मत करो, ये दूसरा चीज है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा एंगल होता है और ये 90 डिग्री होता है तो साइन थीटा क्या बनेगा? ये बाई ये और 5/13 इस तरह बनेगा। अरे हाँ या ना? तो ये साइड क्या मुझे मिलेगा ना 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 12। अरे होता है कि नहीं? 5 12 13 पढ़े थे ना स्कूल में, जो पाइथागोरस का ट्रिपलर होता है, ये 5 12 13। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए F2, सॉरी F1 चाहिए मुझे। F1 का वैल्यूज क्या हो गया? थीटा इसके साथ एंगल बना गया है तो F1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? F cos थीटा। F मेरा क्या है 65, cos थीटा क्या आएगा 12/13। 12/13 13 से ये 5 into 12 60। F1 क्या आ जाएगा ना 60 न्यूटन। F1 क्या आ जाएगा 60 न्यूटन। आ रहा है समझ में? आ रहे हैं या ना इसमें कोई दिक्कत हो रहा है? ऐसा समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे एक बोर्ड है, ये क्या है? बोर्ड है। वह 2 बिलियर्ड बॉल है जो रोल कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, एक बॉल है यहाँ पे, एक बॉल है यहाँ पे
और हम इसको एक स्टिक में ऐसे खींच के मारते हैं, वह जो बिलियर्ड्स बॉल होते हैं। अच्छा, कुछ टाइम के बाद हमने देखा ये बॉल जो 1 है ये बॉल 2 है। बॉल वन का पोजीशन Vx है मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, Vy मेरा है √3 मीटर पर सेकेंड। ये कुछ डिस्टेंस गया है, कोई ओरिजिन से कोई भी एक पॉइंट को तुमने रेफरेंस पॉइंट मान लो, वहां से ये एक्स एक्सिस में 1 मीटर पर सेकेंड गया है और वाई एक्सिस में √3 मीटर पर सेकेंड गया है। उसके बाद बॉल 2 ने Vx डैश ने हमने देखा वो 2 मीटर पर सेकेंड गया है और वाई एक्सिस में भी 2 मीटर पर सेकेंड गया है। पूछा गया है फाइंड द एंगल between their path, find the angle between their path। आया समझ में कि नहीं? क्या हमको करना है? फाइंड द एंगल बिटवीन देयर पाथ। सुनो जरा, मैं एक एक्सिस यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान के चलो कि पहले मेरा बॉल 1 इधर है। क्यों इधर मैंने लिखा? मान के चलो कि उसने Vx में 1 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में 1, ये मेरा आया एक्स एक्सिस में 1 मीटर, यहाँ से O से A तक। आया समझ में? यहां से y एक्सिस के तरफ हमको कितना जाना है? √3। अच्छा, √3 का वैल्यूज क्या है हमारे पास ना? 1.73। √3 का वैल्यूज क्या है? 1.73। तो ये गया 1 मीटर, √3 मान के चलो कि ये मेरा पॉइंट है 1.73, दैट इज इक्वल टू √3। तो ये यहां से आया, मान के चलो कि ये यहां से जो पॉइंट आया, ये मेरा क्या कोऑर्डिनेट आया ना? 1, अब ये मेरा हुआ v। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ये मेरा था Vy, ये मेरा है Vx। अब ये उनके बीच का एंगल है, अब ये यहां से क्या मेरा बना? ये यहां से मेरा Vy बना है, तो tan थीटा में लिख सकता हूं OAK, tan थीटा में लिख सकता हूं AK/OA। तो AK मेरा क्या है ना? Vy, OA मेरा क्या है ना? Vx। AK √3/1 दैट इज इक्वल टू √3। तो अगर tan थीटा, सुनो यहां से मैं कर रहा हूं, tan थीटा इक्वल टू √3 मिला, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60, तो थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 60 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? 60 डिग्री। आया समझ में? अब सेकंड बॉल का, बॉल 2 कितना जा रहा है? 2 मीटर। तो जाहिर सी बात है ये एक्स एक्सिस में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, b ले लो। अब यहाँ पे Vx का डैश क्या है मेरा? 2 मीटर। अब Vy डैश क्या है? 2 मीटर। मतलब यहां से जब चलेगा ये √3 1.7 से ज्यादा आ गया, मतलब यहाँ से ऐसे आ गया, यहाँ से अरे हाँ या ना, ये क्या आया मेरा? Vy डैश क्या आया? 2 मीटर। अब यहां से जो पॉइंट में यहाँ पे ज्वाइन करूंगा, क्या ये इस तरह आएगा? अरे हाँ या ना? तो ये एंगल मेरा थीटा डैश आएगा और ये मेरा v डैश आएगा। अब जब इसके लिए मैं निकालूं कि tan थीटा डैश, तो क्या मैं निकालूं? Vy का डैश बाई Vx का डैश, ये बाई ये OB, इसको R ले लूं, Vy का डैश बाई Vx डैश। तो Vy डैश मेरा 2 है, Vx डैश भी मेरा 2 है, तो 2/2 क्या आ गया? 1 आ गया। तो tan थीटा डैश क्या आ गया? 1। tan का कौन सा वैल्यू 1 होगा ना? tan 45। ओके, तो थीटा डैश क्या बन गया मेरा? 45। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द एंगल बिटवीन देयर पाथ। अब इन दोनों का बीच के एंगल का पाथ कौन है भाई? देखो यहाँ पे मैं रेड मार्कर में, थीटा को मैंने ब्लैक मार्कर, थीटा डैश को मैंने ब्लू मार्कर, और ये जो एंगल आया ये है मेरा एंगल बिटवीन देयर पाथ। तो इसको मैं लिख रहा हूं थीटा 1। एंगल बिटवीन देयर पाथ को मैं क्या लिखा? थीटा 1। एंगल बिटवीन देयर पाथ, इसको मैंने लिखा थीटा 1। तो क्या आएगा? थीटा माइनस थीटा डैश, तो 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो थीटा 1 आता है मेरा 15 डिग्री। थीटा 1 मेरा आता है 15 डिग्री। आया समझ में? अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है यहाँ पे? 1। चलो
स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो। ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ का छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। वाह, अगर आज के क्लास में कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, तो मैं कोशिश करूंगा उसके क्लियर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर एडिशन के साथ। वाह, थैंक यू।